आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मूल उद्देश्य है, वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर त्राहिमाम है। जीवन के हर क्षेत्र में, सामाजिक हो, आर्थिक हो और सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष रूप से जो आज हमारे यानी कर्मचारी हैं उनके हालात को आप देखते हो। परंतु आज का जो मुद्दा है मेन रूप से ये है कि अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका गृह जिला अम्बाला है। अम्बाला के अंदर एक दर्दनाक जिसे कहते हैं मन विदारक घटना घटी है। सिविल हॉस्पिटल के गेट के सामने एक सब्जी की रेहड़ी पर एक मां ने एक बच्ची को जन्म दिया है। महिला का पति बार बार गुहार लगाता रहा डॉक्टर से, उससे कुछ टीचर आया ना कुछ आया। तो इससे बड़ी घटना 21वीं शताब्दी में क्या हो सकती है कि आप हॉस्पिटल के सामने हो और बच्ची को जन्म आपको रेहड़ी में देना पड़े। ये खट्टर सरकार, उसके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर एक धब्बा है, कालिक है और मानवता का अनादर है। उसी को लेकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दादरी के अंदर बिजली नहीं थी, जो ये बार बार दावा करते हैं। मोबाइल की टॉर्च लेकर ऑपरेशन किया गया और मेरे मित्र डिटेल में बताएंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि चुनाव से पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में इन लोगों ने जो वादे किए कि एम्स स्टार्ट करेंगे, आज तक शिलान्यास नहीं हुआ। और इन लोगों ने एक ड्रामा किया दिल्ली की तर्ज पर कि 500 चिकित्सा औषधि केंद्र स्टार्ट किए जाएंगे, उसमें से 90 स्टार्ट किए और आज का सर्वे ये कहता है कि 50 में से बंद हैं। आज हरियाणा के अंदर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10,000 डॉक्टर की ज़रूरत है। 4500 डॉक्टर इस टाइम पर हैं और 6 मेडिकल कॉलेज तथाकथित हमारे यहाँ हैं। न्यूरोलॉजी का केवल डिपार्टमेंट एक रोहतक में है, पीजीआई में। अदरवाइज सारे मेडिकल जो कॉलेज इनके फेल हैं। और जिस क्षेत्र में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो आप ये मानकर चलिए कि उसका इलाज कैसे होगा। बच्चों के डॉक्टर नहीं हैं, बाल विशेषज्ञ 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए किसी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं है। तो आज पूरे हरियाणा के अंदर अम्बाला की घटना को लेकर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम जनता का परस सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इतना मानवतावादी दृष्टिकोण आने वाले चुनाव में इनके लिए महंगा पड़ेगा। और अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे स्वास्थ्य सेवाओं में त्राहिमाम हो जाएगा। बलविंदर भाई क्या कहेंगे सर आप? बलविंदर जी। हाँ जी, ऐसे है कि आज का कौशिक जी हमारे सीनियर है, उन्होंने लगभग बता दिया है कि इससे पहले ये सरकार, इनके पास शर्म नाम की तो चीज़ नहीं है। अगर स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में अगर एक महिला गेट के ऊपर एक रेहड़ी पे बच्चे को इतनी ठंड में जन्म देती है तो इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि ये सरकार, इनको किसी का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। उसका कारण एक ही है कि आज भी लोग इनको धर्म और जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। जब वोट धर्म और जाति के नाम पे मिलता है तो क्यों ये हॉस्पिटल बनाएंगे, क्यों स्कूल बनाएंगे? जब से देश आज़ाद हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर तो ये सुधार ही नहीं पाए हैं। अगर जिस देश में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा तो उस देश को कोई विकसित नहीं बना सकता। और स्वास्थ्य सुविधाएं जहां जिस ये बेमानी होगा। दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि ये 1100 करोड़ हॉस्पिटल एक अलग चीज होती है। अगर हॉस्पिटल को खत्म करके आप मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, उस मेडिकल कॉलेज को बनाने में 5 साल लगेंगे और 5 साल करने के बाद फिर वहाँ डॉक्टर तैयार होंगे और फिर इलाज होगा। तो एक पीढ़ी जो इस टाइम चल रही है उसका क्या होगा? इस पीढ़ी का क्या कसूर है? कुछ बुजुर्ग तो जब तक हॉस्पिटल बनेगा तब तक चले ही जाएंगे, इलाज के बगैर चले जाएंगे, कुछ बच्चे इलाज के बगैर चले जाएंगे। सबसे पहले अगर 1100 हर
जिले में ये मेडिकल कॉलेज बनाने का प्लान कर रहे हैं। हर जिले में 1100 से लेकर 1500 करोड़ लगेगा। तो मात्र 1500 करोड़ हर जिले में लगाने की बजाय अगर 1500 करोड़ टोटल भी लगा दें तो ये हमारे ट्रामा सेंटर सुधर सकते हैं, हमारे सिविल हॉस्पिटल सुधर सकते हैं। इस पे कोई ध्यान नहीं है। मेडिकल कॉलेज भी बनते, लेकिन तब तक के लिए हॉस्पिटलों को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए था। पहली जो सरकार थी उसके टाइम पे भी वही हालात थे। कांग्रेस के टाइम पे चौटाला साहब आए थे, उसके टाइम पे भी वही सुधार मतलब वहाँ हालात थे। ना शिक्षा सुधरी, ना स्वास्थ्य सुधरा, ना लोगों की दयनीय हालत सुधरी, ना रोजगार मिला। तो इस सरकार को हम लाएं क्यों? लोग भोले भाले हैं। एक अत्याचार करता है रज के जैसे पंजाब में होता था, वो अत्याचार करता है तो उससे अत्याचार से थोड़ा सा उस पर रिलीफ लेने की मनसा से ये दूसरे को जो पहले अत्याचार करा था उसको बना दिया। एक अत्याचारी, एक माँ अत्याचारी, एक बार उसको देते हैं, एक बार उसको देते हैं। जो हमारी आम आदमी पार्टी है, ये पहली पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को लेके आई है। उस मॉडल को दिल्ली में कामयाब किया, फिर पंजाब में आए हैं, पंजाब में कामयाब कर रहे हैं और पंजाब में 400% स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दिया गया है। हमने मंशा क्लियर कर दी। हमारी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है। 600 तो बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब नई अनाउंसमेंट जो होगी, कुछ बन गए हैं तो 1000 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो गए हैं। 40 तरह के टेस्ट तो मोहल्ला क्लिनिक में ही हो जाते हैं। 90% जो बीमारियां हैं वो तो छोटे लेवल की होती है, वहीं ठीक हो जाती है। कोई बड़ी बीमारी होती है तो फिर बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ क्या हालात है? यहाँ कल्पना चावला में एक गर्भवती महिला ठंड के अंदर चारों तरफ से लाइन मार के अपनी बारी का इंतजार करती है, 24 घंटे इंतजार करती है। अगर कोई हमारा जवान बच्चा एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके पास दिल का डॉक्टर नहीं है। अगर कोई जवान बच्चा एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके पास कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। इससे ज़्यादा जनता के साथ बेमानी क्या होगी? और एक महिला रेडी पे जन्म देती है, और जबकि इस सरकार को चलते चलते 9.5 साल हो गए हैं, तो अब लोग इनसे उम्मीद करना भी छोड़ गए हैं। अभी इनके पास एक ही मुद्दा बचा है, जाति और धर्म का। पता नहीं ये दुकान कितने दिन और चलाएंगे। आप पार्टी इतनी अच्छी और सच्ची है तो नेता कार्यकर्ता छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ऐसे है जी, कुछ नेता, मैं बताऊंगा, कुछ नेता यहाँ पे आए थे, उनको लगता था कि यहाँ हमारी टिकट आसान होगी, पार्टी की लहर है। उन्होंने क्या सोचा था, जब यहाँ हमारी पार्टी के बीच में आए तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ बड़े कद के हिसाब से टिकट किसी को मिलने वाली नहीं है। यहाँ टिकट मिलेगी जब जो वर्कर कितना काम कर रहा है और उसने अपना क्या वजूद पब्लिक में बनाया है। तो जब उन्होंने कहा कि पब्लिक का सर्वे करके ही टिकट मिलने वाली है, बड़े नेताओं का यहाँ कोई आधार फिर बचता नहीं है। जो टिकटों के लिए इधर उधर भागते हैं तो उनका उन पार्टियों में स्वागत है। हमारे में तो एक अच्छे और निष्ठावान कार्यकर्ता का सदा स्वागत है। उन्होंने 1-2 साल हमारी पार्टी में रह के देखा, जब उनको लगा कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ तो सर्वे के आधार पर टिकटें मिलेंगी, शायद वो इसलिए चले गए। सर, दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली की बात की जाए, आप शिक्षा की बात कर रहे हो, तो दिल्ली तो पूरे देश में है, विदेशों में भी चलती है, यहाँ भी चलती है। मैं बताऊँ, उसके लिए सेंटर गवर्नमेंट जिम्मेवार होती है। अगर सेंटर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी, अगर वहाँ पे जितने भी दिल्ली में बच्चे रहते हैं, अगर मान ले उनको सारे हम इकट्ठा करके उनको रोजगार पे लगा देंगे, दिल्ली सबका साझा सा शहर है, तो वो दूसरे आ जाएंगे, वो हरियाणा से आ जाएंगे, वो बिहार से आ जाएंगे, दूसरे स्टेटों में आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली साझा स्टेट है। वहाँ तो अगर सेंटर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बनाएगी ये ख़त्म हो सकता है। वहाँ हमने मोहल्ला क्लिनिक क्लास 1 बना दिए, हमने स्कूल जो सरकारी है क्लास 1 बना दिए, हमने महिलाओं को फ्री यात्रा करवा दी, जबकि वहाँ पे दूसरे स्टेटों में नहीं है। हमने 200 यूनिट वहाँ बिजली फ्री कर दी, और उसके बाद दिल्ली पे कर्जा चढ़ने नहीं दिया। और इससे ज़्यादा सरकार क्या चला सकते हैं? 10-11 साल हमारे को सरकार चलाते हो गए, तो 75 सालों की जो गंदगी पड़ी हुई थी उसको निकालने में समय लग गया। वहाँ पे कुछ दिक्कतें थी, वहाँ पे आईजी जो अपना वहाँ पे क्या कहते हैं एलजी है जो, वो अड़चने अड़ाते रहते हैं, और इसलिए जो हम वहाँ पे थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई अधूरी सरकार होने के कारण, वो हम पंजाब में पूरी कर रहे हैं।
सर जिस सर, महिला पांचवा की आप सम्मन बात जारी हुआ कर सर रहे हैं, रेडी का। वो पंजाब दप्पड़ से आई थी अम्बाला, उस रेडी पर बता रहे हैं, तो उसके बाद जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? ऐसे है कि बात ये नहीं होती कि कौन सी महिला पंजाब से आई है या बिहार से आई है। अब करनाल में मान लो कोई बिहार से महिला आएगी और वो गर्भवती है और क्या उसका जन्म, अपने बेटे को जन्म वो रेडी पे देगी, तो जिस स्थान पे वो वहाँ पे उम्मीद लेके गई, यहाँ जहाँ उनको हॉस्पिटल नज़दीक लगा, अगर वो पंजाब में होती तो पंजाब में अगर ऐसा माहौल होता तो आज सरकार उसमें भी सरकार को जो है लोगों को की बातें सुननी पड़ती। जब ये यहाँ पे स्टेट का कोई मतलब नहीं है, जिस स्टेट में वो रहती है, जिस स्टेट में इलाज करने वाली उस हॉस्पिटल की बात है, और वहाँ उसको न्याय नहीं मिला, वहाँ उसको इलाज नहीं मिला। सर केजरीवाल जी को समन पर समन आ रहे हैं, ईडी को कैसे देखते हैं? ऐसे है जी, ईडी को हम क्या देखते हैं, देश का बच्चा बच्चा ईडी को देख रहा है। ईडी तो जो है बीजेपी की एक टीम है, आज सीबीआई और ईडी को बनाया हुआ। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी पार्टियों में छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन केजरीवाल जी जो हैं वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं और उनको इसलिए तंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बरामदगी नहीं हुई है, उनका कहीं कागजों में नाम नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। वैसे तो मैं बोल दूंगा कि रविंद्र कुमार ने मेरे से 5 लाख रुपये रिश्वत मांगी है तो क्या आपको जेल में डाल देंगे, कोई ना कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा। 99.9 विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, और जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो दूध से उसको नहला के वॉशिंग मशीन में डाल के फिर उसको पवित्र किया जाता है। और फिर ऐसे ऐसे माहौल में हम क्या कहें जी, ईडी क्या कर रही है। सर नायब सैनी का बयान है कि अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए द्वार खुले हैं। हाँ जी, बिल्कुल द्वार उनके लिए खुले हैं। तो मुझे लगता नहीं कि तंवर साहब जाएंगे, अगर जाएंगे तो हम किसी को रोक थोड़े सकते हैं। यहाँ पे उनको बहुत सम्मान मिला है। आप देखोगे कि तंवर साहब की सबसे ऊपर फोटो लगी हुई है, उससे पहले हमारे निर्मल सिंह जी हैं उनकी भी सबसे ऊपर फोटो लगी हुई थी। अगर यहाँ पे चित्रा जी की किसी कांग्रेस के जो पोस्टर है अब देखेंगे कहीं ऊपर फोटो लगी हुई है तो हमें भी फोटो खींच के दिखाना कि यहाँ से ज़्यादा उनको सम्मान मिला। सम्मान की तो उनको कसर नहीं रही, स्वार्थ के नाते कोई जाता है तो उसको कैसे रोक सकते हैं।